हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। टीचर्स एकेडमी परिवार पर आप सभी का स्वागत। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा। तो आज फिर हम लोग यूपी टेट के बाल विकास एवं शिक्षण के प्रैक्टिस सेशंस को लेकर आगे की ओर चलेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन होगा। और बहुत सारे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ये पूर्व में पूछे हुए प्रश्न हैं, और ये प्रश्न लगातार लगातार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए बाल विकास के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और आज का पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, तो आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है आज का, रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये कोटेशन है। ममता गिरी जी, राधे राधे। गुरु जी, राधे राधे। बच्चे चले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखेंगे। पहले ही आज कोटेशन आपको दिया गया है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड है गैरेट, हॉलैंड और थॉर्नडाइक। भाई, किस मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि बालकों का जो विकास है वो आनुवंशिकता और उनके वातावरण के गुणनफल के आधार पर होता है? एक बार सभी लोग कमेंट करें और सेशन के साथ जबरदस्त तरीके से सभी लोग जुड़ जाएं। तो ध्यान देंगे कि ये वुडवर्थ महोदय, जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, वुडवर्थ महोदय का मानना था कि बालक का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। मतलब यह है बच्चे कि बालक का विकास अगर प्रभावित करने की बात करेंगे तो आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है, और बात करेंगे क्या बेटा, तो आपका वातावरण भी प्रभावित करता है। लेकिन आप देखेंगे तो सर्वाधिक रूप से आप वातावरण को टिक करते हैं और दोनों एक साथ होते हैं, तो आप दोनों को लेकर चलते हैं। तो ये कोटेशन किसका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पूर्व में आपके टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो जब आप इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे तो इस प्रश्न में मनोविज्ञान की बात करें और मनोविज्ञान के विकास क्रम की अगर मैं बात करूंगा, तो विकास क्रम के खंड को लेकर चलते हैं। तो कहते हैं मनोविज्ञान पहले आत्मा, मन, चेतना और फिर क्या बेटे, वर्तमान में व्यवहार को अपने अंदर समाहित करके बैठा है। ऐसे ही मनोविज्ञान के विकास क्रम को आपको पढ़ना होता है। जब आप मनोविज्ञान के विकास क्रम को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइकिल, पोम्पोनोजी जैसे कई मनोवैज्ञानिक को जो आप पढ़ते हैं, तो ये विकास क्रम का जो कोटेशन दिया, यह किसने दिया बेटा? टीचनर का है, वुंट का है, वुडवर्थ का है और मैकडूगल का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और यह कोटेशन किसने कहा बेटा? विलियम वुडवर्थ ने कहा। जब मनोविज्ञान में व्यवहार को समाहित कर, व्यवहार को जब एक्सेप्ट कर लिया गया 1905 के बाद, तो उसी समय वुडवर्थ महोदय का यह कोटेशन आया कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का, मन का, चेतना का त्याग कर व्यवहार को अपने अंदर संजोए हुए है। क्लियर है? चल, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन वर्षों तक, 18 वर्षों का और 20 से 22 वर्षों का। एक बार सभी लोग कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही उत्तर क्या होगा भाई? मनोलैंगिक विकास की परिचर्चा किसने की और कितने वर्षों की? तो ध्यान देंगे, सुप्तावस्था की जो चर्चा होती है वो सुप्तावस्था की चर्चा होती है बेटा 6 वर्ष से लेकर के आपके 6 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था तक की चर्चा की जाती है। किसमें? सुप्तावस्था में। अगर आप ध्यान देंगे, मनोलैंगिक विकास की बात करेंगे तो मनोलैंगिक विकास में
ध्यान देंगे कि यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था मनोलैंगिक अवस्था, जिसमें आप देखते हैं यौन ऊर्जा का प्रवाह। जब आप पढ़ते हैं तो यौन ऊर्जा के प्रवाह की चर्चा सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक सिद्धांत में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा बेटे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए कहता है एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर और वॉटसन। तो ध्यान देंगे, मनोसामाजिक की बात अगर करेंगे तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? तो आप कहेंगे एरिक्सन महोदय है। और एरिक्सन महोदय का मानना था अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में कि जैविक विकास की जो क्रिया होती है, जैविक विकास की क्रिया की अपेक्षा ये सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं, ये बालकों के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं भाई। इसलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, रिक्त स्थान के अनुसार इदम, अहम तथा परमहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। रिक्त स्थान के अनुसार इदम, अहम और परमहम, ये 3 घटक हैं व्यक्तित्व के, जो बेटे आप पढ़ते हैं आईडी, ईगो और सुपर ईगो के रूप में। और इस मनोविज्ञान की जो चेतना और उनके बंटवारे को लेकर जब आप देखते हैं तो यह घटक किसने बांटा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। सिगमंड फ्रायड ने इदम, अहम और परमहम, ये 3 घटक के रूप में व्यक्तित्व को बांटने का कार्य किया था, जिसमें आप ध्यान देंगे कि भाई इदम जो होता है, यह इदम सर्वाधिक संप्रभु या विकास की घटनाओं को एक साथ लेकर चलता है। इसमें क्या होता है बेटा, सुपर ईगो जो होता है ये कम व्यक्तियों में पाया जाता है। और यह कैसा है? तो आप कहेंगे यह चेतन के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखते हैं अचेतन, चेतन और अर्धचेतन के रूप में जब आप व्यक्तित्व को बांटना शुरू करते हैं, तो इस व्यक्तित्व को बांटने का कार्य किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जाती है। किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यह पूछ रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक भी कौन है? और यहाँ वही है बेटा, क्या ऑप्शन कह रहा है? फर्स्ट वॉटसन, स्किनर, गुथरी और थॉर्नडाइक। ध्यान देंगे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है? एक बार सभी लोग कमेंट करें, क्रिया प्रसूत से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? तो ध्यान देंगे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो व्यवहारवाद के सिद्धांतों को जानना आपको बहुत जरूरी है भाई। तो व्यवहारवाद के सिद्धांत को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो व्यवहारवाद का पहला सिद्धांत आप पढ़ते हैं क्या बेटा? इवान पिपावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जब आप पढ़ना शुरू करते हैं बेटा तो ट्रायल एरर एंड प्रयास एंड त्रुटि की बात करते हैं। लेकिन व्यवहारवाद का वही सिद्धांत जब आप स्किनर महोदय का पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या कहा जाता है बेटा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। क्रिया प्रसूत सिद्धांत से कौन मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर महोदय हैं। और स्किनर महोदय का मानना था कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए कहता है प्रसार, बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान। चलें, एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जुड़ा हुआ नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है बेटा? तो आप कहेंगे बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान से जुड़ा हुआ होता है, बल्कि आप कहेंगे प्रसार का माप नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चे कहेंगे प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता, बाकी ये बहुलांक और मध्यांक और मध्यमान जो हैं ये केंद्रीय परिमाप के माप होते हैं। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा रहा था कि व्यवहारवाद के सिद्धांत में एक दो कहते हैं बेटा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, फिर आप कहते हैं ट्रायल एंड एरर या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित, फिर आप क्या कहते हैं क्रिया प्रसूत से संबंधित मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। तो वही प्रश्न आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक और हल। तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है बेटे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम में स्वतंत्र रूप से बालकों को सीखने के लिए, अपने प्रयासों एवं गलतियों से, त्रुटियों से सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिगम के क्षेत्र में छोड़ देने की चर्चा की। और प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत या इसे कहेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन है भाई? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो कहेंगे नामिक, अनुपात, क्रमिक और अंतराल। चले, क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा भाई? एक बार सभी लोग कमेंट करें। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो कहेंगे कि इन मापन के स्तरों में 4 ऑप्शन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा स्तर है, उस स्तर को कहा जाता है अनुपात स्तर, जिसमें कहते हैं कितने अनुपात में आपके कक्ष में बालकों का जो रिजल्ट है वो सकारात्मक है और कितने अनुपात में ऐसे हैं जो बालकों का नकारात्मक रिजल्ट रहा। जब आप बालकों का मापन करना शुरू करते हैं, मापन मूल्यांकन शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे बेहतर स्तर क्या होता है बेटा? अनुपात इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? तो ध्यान देंगे, स्याही धब्बा परीक्षण ये किसने दिया बेटा? हरमन रोरसा ने। टैट शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। अब चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करें कि निम्नलिखित में से इन 4 परीक्षणों में कौन सा ऐसा परीक्षण है जो प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो ध्यान देंगे कि इन 4 ऑप्शनों में जो प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है, तो कहेंगे हरमन रोरसा का जो परीक्षण है ये प्रक्षेपीय परीक्षण है। टीएटी भी प्रक्षेपीय परीक्षण है, जिसमें आप कहते हैं टैट, कैट, सेट, इन सभी परीक्षणों को क्या कहा जाता है बेटा? प्रक्षेपीय परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण भी क्या है? प्रक्षेपीय परीक्षण। तो इसमें बचा क्या बेटा? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कौन प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। यह व्यक्तित्व का एक मपनी है
यह मपनी है, ये परीक्षण नहीं है, ये मपनी का निर्धारण एवं मापन करने के लिए ये मपनी का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। चलें, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ध्यान देंगे, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक बार सभी लोग कमेंट करें, आवश्यकता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? चलें, तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, तो ध्यान देंगे आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत में आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति का मुख्यतः 5 मांग होता है भाई, उनकी 5 आवश्यकताओं की चर्चा की जाती है। जब उनकी 5 आवश्यकताओं की चर्चा होती है उसमें सबसे मुख्य आवश्यकता क्या होता है बेटा? तो आप कहेंगे शारीरिक आवश्यकता, फिर आप कहते हैं क्या बेटा? सामाजिक आवश्यकता, समान सम्मान की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता। ये क्या है बेटे? ये मुख्यतः आवश्यकता है। तो ध्यान देंगे आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत से जो जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं अब्राहम मैस्लो इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन 5 आवश्यकताओं की जब बात करेंगे, शारीरिक, सामाजिक, सुरक्षा, सम्मान और आत्मसिद्धि एक होता है बेटा, आत्मसिद्धि। ये क्या है? ये आत्मसिद्धि एक ऐसा आवश्यकता या डिमांड है जिसमें आप ध्यान देंगे कि मात्र 5% लोग पूरे जीवन धारा में जो मानव जाति है उसमें 5% लोग ऐसे होते हैं जो आत्म अनुभूति की डिमांड करते हैं। बाकी बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो समाज, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान में ही व्यस्त हैं। तो रोटी और कपड़ा, मकान, कुछ लोग इसकी पूर्ति करने के बाद समाज में रहना शुरू करते हैं, तो किसी को सुरक्षा नहीं मिल पाती, किसी को सम्मान नहीं मिल पाती। और जब कोई व्यक्ति अगर इन चारों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो वह आत्मसिद्धि का डिमांड करता है कि भगवान मेरे पास बहुत कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपने दिया आपका शुक्रगुजार हूं, अब बस लेके चलिए बैतरनी पार, इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। तो जब आवश्यकता एवं पदानुक्रम सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो अब्राहम मैस्लो की चर्चा होगी मेरे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो मुख्य ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो ध्यान देंगे मानव शरीर में जो मुख्य ग्रंथि के रूप में चर्चा की जाती है उसमें मुख्य ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें, रिक्त स्थान ने सामूहिक अचेतन संप्रत्यय दिया था। सामूहिक अचेतन संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है युंग, सिगमंड फ्रायड, एडलर या सलीवन। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम लोग देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, तो युंग महोदय ने सामूहिक अचेतन संप्रदाय के रूप में प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा बेटे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें, लीजिए आपके सामने एक प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं रिक्त स्थान का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं रिक्त स्थान का उदाहरण है दमन का, प्रतिगमन का, व्यक्तिकरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का। तो ध्यान देंगे कि जब अंगूर खट्टे हैं मतलब कि वह अधिगम करता, या तो अंगूर को चखा हो या अंगूर के बारे में जानकारी एकत्र किया हो या जानकारी अपने पास रखता हो। तो बेटा जब कोई अधिगम करता अगर किसी क्रिया को कर रहा है
या उसकी जानकारी एकत्र किया हुआ है तो ये दमन नहीं हो सकता, प्रतिगमन नहीं हो सकता। प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब यह होता है बेटे कि सामने वाले ने अगर कोई प्रतिक्रिया दी है तो उस प्रतिक्रिया के दोहराव में आप प्रतिक्रिया दूसरा निर्माण कर सकते हैं। बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा, व्यक्तिकरण इज द राइट आंसर बेटे। अंगूर खट्टे हैं, हो सकता है कि वह अंगूर खट्टा है, कोई एक व्यक्ति बता रहा हो, सब नहीं बता रहे, यह व्यक्तिकरण से संबंधित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटे। अंगूर खट्टे हैं, यह व्यक्तिकरण का एक उदाहरण होगा, इसलिए कहेंगे कि व्यक्तिकरण इज द राइट आंसर बेटे। चले क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अधिगम का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था। तो ये प्रीवियस प्रश्न को अभी हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया भाई, तो आप कहेंगे स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और पहली बार इसी सिद्धांत में पुनर्बलन के प्रयोग पर भी जोर दिया गया, पुनर्बलन के प्रयोग पर जोर दिया गया। इसका जो प्रयोग है बेटा चूहा और कबूतर दोनों पर किया गया था। स्किनर महोदय ने, जिसे इस सिद्धांत को स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, ध्यान देंगे स्किनर बॉक्स इनके शिष्यों ने सम्मान भी सिद्धांत का नाम रखा था भाई। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान के बीच होगी। ध्यान देंगे औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू रिक्त स्थान के बीच होगी। तो ये औसत बुद्धि का मतलब होता है बेटा सामान्य बुद्धि की बात हो रही है, और जब सामान्य बुद्धि की बात होगी, सामान्य बालकों की श्रेणी की बात होगी, तो सामान्य बालक क्या होंगे बेटे, आप ध्यान देंगे कि वो 90 से 109 के बीच में रहेंगे। कहाँ रहेंगे भाई, 90 से 120 के बीच में ये सामान्य बुद्धि वाले होंगे। और इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आप कहेंगे ये तीव्र की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे 109 से अगर वहां पे लिखा हुआ है 129, तो आप सीधे इसको कहेंगे क्या बेटा, प्रतिभाशाली बालक कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक या तीव्र बालक, आप इस तरीके से श्रेणी दे सकते हैं। एक ध्यान देंगे कि ये जो संपूर्ण पाई चार्ट है यह टर्मन के द्वारा दिया गया बुद्धि लब्धि चार्ट है, आईक्यू लेवल का यह चार्ट है, टर्मन के द्वारा दिया गया। तो बुद्धि लब्धि निकाली कैसे जाती है बेटा, तो आप कहेंगे MA/CA × 100 के द्वारा निकाल करके आईक्यू लेवल निकालने के बाद जितना निकलता है वो टर्मन के बुद्धि लब्धि चार्ट पर बैठाया जाता है। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा भाई, वो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटे। बुद्धि लब्धि की शुरुआत किसने की थी, या बुद्धि मापन की वैज्ञानिक पद्धति पे शुरुआत किसने की थी, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि लब्धि के जांच मनोवैज्ञानिक पद्धति पे प्रारंभ किया गया था 1905 ईस्वी में। चल नेक्स्ट प्रश्न है बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको रिक्त स्थान भी कहा जाता है। आल्बर्ट बंडूरा का यह कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो आल्बर्ट बंडूरा, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, आल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिक्रिया निर्माण या जिसको क्या कहा जाता है बेटा, तो आप ध्यान देंगे जब प्रतिक्रिया निर्माण की बात होगी आल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत की और यह कथन के निर्माण की, तो आप कहेंगे सीखते हैं जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। ध्यान देंगे आल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निरीक्षणात्मक अधिगम से जुड़ा हुआ होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे महोदय का आगमन हो गया भाई। टेट हो या सीटेट हो और सीडीपी में जिन पियाजे महोदय अगर आपसे ना मिले और उनकी चर्चा ना हो, ये संभव ही नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ध्यान देंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ध्यान देंगे कि जब जीन पियाजे के सिद्धांत में अवस्था की चर्चा हो और उसमें लिखा हो बेटा अमूर्त तर्क, परिपक्व नैतिक चिंतन, तो आप सीधे क्या संवेदी गामक अवस्था में लेकर जाएंगे उस अवस्था को। संवेदी गामक अवस्था में बालकों का जो क्रिया होती है वो 5 ज्ञानेंद्रियों पर बैठा हुआ होता है। छूना, देखना, पकड़ना, काटना, आवाज को सुनना, ये क्या है? संवेदी गामक की क्रियाएं हैं। तो 3 ऑप्शन अब आपके पास बचे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कभी भी बालक अमूर्त तर्क नहीं दे पाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इज द राइट आंसर बच्चे। मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिन पियाजे के अवस्था का अर्थ यह होता है कि बालक अब किशोरावस्था की ओर गमन कर रहा है, बालक किशोरावस्था में है। तो जब बालक किशोरावस्था की ओर जाएगा, जब वो टीन एज में जाएगा, तभी वो अमूर्त चिंतन कर पाएगा, परिपक्व नैतिक चिंतन कर पाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? एक बार सभी लोग कमेंट करें दमदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। चलें, रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ध्यान देंगे, रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ऑप्शन ए कहता है समानता का, निरंतरता का, वंशानुक्रम का या युयुत्सा का। चलें, क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ऑप्शन 4 आपके साथ रखे हुए भाई, समानता का, निरंतरता का, वंशानुक्रम का या युयुत्सा का। तो ध्यान देंगे कि जब जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल की बात करें और जन्मजात वहां जुड़ा हो, और ये जन्मजात किससे जुड़ा होता है बेटा? आपके वंशानुक्रम से। तो आप सीधे कहेंगे वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का एक योगफल होता है बेटा। यहां अनुवांशिकता भी लिखा हो तो आप कहेंगे अनुवांशिकता जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है। ये क्या होता है बेटा? ये जेनेटिक्स होते हैं जो वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी गुण जब ट्रांसफर होता है तो उसे वंशानुक्रम का लक्षण कहा जाता है, अनुवांशिकता का लक्षण कहा जाता है। और ये जो जन्मजात व्यक्तिक जो गुण होते हैं ये योगफल होते हैं उस बालक के अनुवांशिकता का या वंशानुक्रम का। क्लियर है? चले, ममता गिरी जी 19 का सी, वेरी गुड बच्चे। चलें, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है इन 4 ऑप्शन में जो मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। चले, एक बार सभी लोग कमेंट करें, बड़ा ही दमदार प्रश्न है ये। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ध्यान देंगे, आपका मूल प्रवृत्ति संवेग एक साथ जुड़े होते हैं और किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए संवेगात्मक बुद्धि और उनके मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होना आवश्यक हो जाता है मेरे बच्चे। तो विलियम मैकडूगल ने जब 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ 14 संवेग की चर्चा की
तो इस मूल प्रवृत्तियों में किस विधि के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है? एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो ध्यान देंगे, जब मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना हो और इस परिवर्तन को लाने में विधि का अगर उपयोग करना हो, तो विधि का उपयोग कौन सा करेंगे बेटा? तो आप विधि यूज करेंगे मार्गांतरीकरण का। मतलब कि अगर कोई बालक किसी एक पथ का चयन किया हो, किसी एक पथ की ओर चल रहा हो, उस पथ में अगर किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी आपको दिख रहा हो, तो आप चेंज कर सकते हैं। उनके पथ का निर्माण स्वयं से भी कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, या आप कह सकते हैं उदाहरण को देकर। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगर बालक अपनी संवेग या अपनी मूल प्रवृत्तियों में किसी भी प्रकार की कोई भी, आप कह सकते हैं, विकास में बाधक कार्य को प्रदर्शित कर रहा है, तो विकास में बाधक कार्य को बालक प्रदर्शित करेंगे तो उसे परिवर्तन भी किया जा सकता है बेटे। वो परिवर्तन कैसे आएगा? आपके निर्देशों के द्वारा, आपके पथ निर्माण के द्वारा, आपके द्वारा दिए गए निर्देश, दिए गए परिवर्तन की विधि के द्वारा। इसलिए आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। अंशु यादव जी 20 का डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रत्ययों का बनते रहना एक रिक्त स्थान प्रतिक्रिया है। ध्यान देंगे, प्रत्ययों का बनते रहना एक रिक्त स्थान प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए कहता है विषम, बी कहता है अनियमित, सी कहता है सामयिक और डी कहता है संचयी। चलिए, प्रत्ययों का बनते रहना रिक्त स्थान प्रतिक्रिया है, तो ध्यान ये देंगे, ऑप्शन कहता है विषम, अनियमित, सामयिक और डी कहता है संचयी। तो प्रत्ययों का बनते रहना क्या कहलाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, अगर किसी भी बालक के मन में या विचारों में प्रत्ययों का निर्माण हो रहा है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है बेटा? ये सकारात्मक पक्ष दिखा रहा है। अगर प्रत्ययों के निर्माण लगातार जारी है बालकों में, मतलब कि विचारों में परिवर्तन हो रहा है, तो वो उसमें तो भाई क्या होगा? विषम तो हो नहीं सकता। अगर प्रत्यय का बनते रहना या निर्माण होते रहना अनियमित तो नहीं हो सकता, या समय के द्वारा तो नहीं निर्मित हो रहे हैं। एक तरीके से उनके ज्ञान का संचय हो रहा है, उनके विचारों का संचय हो रहा है, जिन बालकों में इस प्रत्यय का निर्माण का लगातार बनना शुरुआत हुई है। तो आप कहेंगे यह एक संचयी प्रक्रिया है बेटा, क्योंकि वो पूर्व में कुछ विचारों को अपने पास रखा था और नवीन विचारों के साथ भी अपने विचारों का विकास कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ममता गिरी जी 21 का डी, वेरी गुड बच्चे। चले, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आज का यह 22 प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? चलो भैया, आप लोग तो सब भूल गए कि कुछ याद भी है अभी आपको? कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, ऐसा तो नहीं कि संपूर्ण भूल कर बैठे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भूलने का कारण नहीं है भाई? तो आप ध्यान देंगे, मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का उम्मीद करता हूं आप सभी लोग दमदार तरीके से कमेंट करें कि निम्नलिखित इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई जो भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व जो आप कहते हैं, विचारों में जो आप विषमता पैदा करते हैं, उसे द्वंद्व कहा जाता है। एक समय अवधि पर जब दो विचार आपके उत्पन्न हो और दोनों विचार आपस में टकराना शुरू करें। पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। ध्यान दें कि यहां आप कंफ्यूज होंगे। अगर यहां पर निम्नलिखित में से भूलने का कारण है, तो आप सीधे लेके चले जाते ना कि पुनरावृत्ति का अभाव, तो ये भूलने का कारण हो सकता है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है भूलने का कारण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22। तो ध्यान देंगे, भूलने का कारण नहीं है,
तो आप कहेंगे भूलने का कारण ये है, पुनरावृत्ति का अभाव भी है, सीखने की मात्रा भी है, लेकिन भूलने का कारण नहीं है। क्या गुरु जी की योग्यता, कि गुरु जी के पास ज्ञान कितनी है, ये आपका भूलने का कारण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। अंशु यादव जी 22 का डी, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए कहता है स्पेशल कारक, जनरल या सामान्य कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? जिसने भी बुद्धि को बेहतर तरीके से पढ़ा है और जिसकी बुद्धि जबरदस्त है। मान लिया कि बुद्धि कभी कभी खराब होती है, लेकिन भाई स्पीयरमैन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बुद्धि में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि स्पीयरमैन ने ऐसे ऐसे सिद्धांतों को बुद्धि में संशोधन कर अपने सिद्धांत का निर्माण किया कि टेट में आपके बुद्धि खराब होने वाले हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि अपने बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का जवाब दे कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता क्या कहलाता है भाई, या समस्या समाधान की क्षमता किससे जुड़ा होता है? तो स्पीयरमैन के अनुसार ध्यान ये देंगे कि जब एक कारक की बात होती है तो आप कहते हैं विनय महोदय की बात होगी। और विनय महोदय ने एक कारक, कौन सा कारक बताया बेटा? तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जी कारक बताया प्रारंभ में। तो विनय महोदय का एक कारक। स्पीयरमैन की बात करेंगे तो स्पीयरमैन ने क्या दिया भाई? तो स्पीयरमैन ने दिया द्विकारक, जिसमें क्या था बेटा? जी फैक्टर भी था और एस फैक्टर भी था। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये दो बुद्धि है, और जी फैक्टर के आधार पर ही एस फैक्टर का निर्माण होता है। मतलब कि मजबूत बुद्धि कौन? जी फैक्टर। तो जी फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? जनरल कारक। मतलब यह कि यह सभी व्यक्तियों में पाया जाएगा, और इसी जी फैक्टर के आधार पर इस फैक्टर का विशिष्ट कारक का निर्माण होगा। जिस व्यक्ति का सामान्य कारक जैसा होगा, विशिष्ट कारक भी वैसा ही होगा। अरे भाई, बुद्धि जन्मजात योग्यता है जो तर्क करने और समस्या समाधान से जुड़ा हुआ होता है। ज्ञान वो बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है। सामान्य बुद्धि सभी में पाए जाते हैं, लेकिन जिस लेवल का सामान्य बुद्धि जिस व्यक्ति में होगा, विशिष्ट बुद्धि भी उसी के आधार पर निर्मित होंगे। तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती क्या है बेटा? तो आप कहेंगे स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता क्या कहलाती है? जी कारक या जनरल फैक्टर इसको कहते हैं, या सामान्य कारक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? चलो, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ध्यान देंगे, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिक विभिन्नता पर, या पारिवारिक स्थिति पर। तो पढ़ाते समय कक्ष में अगर शिक्षकों का सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए, वो सर्वाधिक ध्यान कहाँ होना चाहिए भाई? तो पढ़ाते समय सामान्य कक्ष में शिक्षकों का जो ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान होना चाहिए कहाँ बेटा? तो आप कहेंगे उस क्लास के व्यक्तिगत विभिन्नता पर
क्योंकि क्लास के व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर आप ध्यान देंगे तभी आपका शिक्षण बेहतर जा पाएगा, क्योंकि आपकी कक्षा कक्ष में विभिन्न समुदाय, समाज और शिक्षण शैली और भाषा विकास के बालक बैठे हुए हैं, और आपके अगर अध्ययन अध्यापन की क्रिया को पूर्ण करनी हो, टीचिंग को पूर्ण करनी हो, तो किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? तो आप कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता पर। और जितना व्यक्तिगत विभिन्नता आपके कक्षा कक्ष का कम होगा मेरे बच्चे, उस कक्षा कक्ष में आप उतने सफल शिक्षक बनकर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान दें कि आपके कक्षा कक्ष में अगर 50 बच्चे हैं, आपने टीचिंग शुरू की, पढ़ाना शुरू किया आप, और अगर आपके लेवल पे इनमें से मान लीजिए 40 बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था फैलाएंगे, आपके सपोर्ट में नहीं होंगे। तो किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर आपका सर्वाधिक ध्यान होगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर शिक्षक बने, इस 2026 नियुक्त हो, तो आप अपने कक्षा कक्ष में सबसे पहले अगर कोई कम करेंगे तो अपने व्यक्तिगत विभिन्नता को कम करिएगा कक्षा कक्ष के, ताकि आपका शिक्षण बेहतर तरीके से चल पाए। गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए, फ्यूचर टीचर्स जी 24 का सी, वेरी गुड। बड़ा लेट आपका आगमन हुआ है। चलें। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे भाई? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ध्यान देंगे। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अभी तो मैंने आपको बताया भाई, द्वितत्व सिद्धांत से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन है? स्पीयरमैन। वो दो तत्व कौन सा होता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे इसमें दो तत्व होता है। पहला तत्व आप क्या कहते हैं बेटा? तो आप कहेंगे जनरल फैक्टर की बात करेंगे। जनरल फैक्टर जिसे आप कहते हैं क्या मेरे बच्चे? सामान्य बुद्धि आप कहते हैं। सामान्य बुद्धि की ओर आप चलते हैं। और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहते हैं स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर को लेकर आप कहाँ की ओर जाएंगे भाई? तो स्पेशल फैक्टर को आप लेकर के जाएंगे कहाँ? विशिष्ट बुद्धि की ओर। और मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया कि जिस व्यक्ति का जनरल फैक्टर जैसा होता है, ये जन्मजात फैक्टर होता है, इसी पर आधारित स्पेशल फैक्टर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप कहेंगे स्पीयरमैन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? चलिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? ध्यान देंगे। पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। चले, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा भाई? तो आप ध्यान देंगे कि अगर सीखी हुई बात को आप याद रखने या पुनः स्मरण करने में असफल हो रहे हैं, तो वह किससे जुड़ा होगा? तो आप कहेंगे कि यह पुनः स्मरण नहीं हो सकता, संवेदना नहीं हो सकता, स्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि असफलता है। और असफलता क्या होगा बेटा? विस्मृति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। और अच्छी बात है, याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि याददाश्त का कमजोर होना भी बड़ा लाजमी होता है। नहीं तो किस मोड़ पर कौन सी बातें आपको याद आ जाए, ये तो गड़बड़ ही है। ध्यान देंगे। इसलिए चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है भाई? तो ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, कहलाता है। तो ध्यान देंगे कि जो मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन होगा, वो संगठन क्या होगा बेटा? व्यक्तित्व इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटे ध्यान देंगे, मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन पूछ रहा है, वो आपके अपने वातावरण के साथ समायोजन की चर्चा नहीं कर रहा है। ध्यान देंगे, कंफ्यूज ना हो आप। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, तो अवस्थाओं के गतिशील संगठन उनका व्यक्तित्व के रूप में बाहर आता है, उनके व्यक्तित्व व्यवहार के रूप में बाहर आता है। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चे ध्यान देंगे, क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में रिक्त स्थान होते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट कमेंट करें आप सभी लोग। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में रिक्त स्थान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा भाई? तो अगर मैं मानता हूं कि मेल में अगर गुणसूत्र पाए जा रहे हैं क्या बेटे, तो आप कहेंगे मेल में अगर गुणसूत्र पाए जा रहे हैं क्या X और Y, तो फिक्स है मेरे बच्चे कि फीमेल में क्या गुणसूत्र पाया जाएगा XX। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चे क्लियर है। चले अब यहां से भाई मेल फीमेल दोनों अगर गुणसूत्रों का आदान प्रदान करते हैं तो यही निर्धारण क्या होता है बेटा? लड़का और लड़की का। क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग चलते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या विचलन। अगर मैं मानता हूं कि ये 5 है और 5 के ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, ये दो प्रकार के अगर कार्य हो रहे हैं, आधे प्राप्तांक ऊपर और आधे प्राप्तांक नीचे हैं, तो बीच में बैठा हुआ क्या होगा बेटा? वो मध्यांक के रूप में प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चे चले आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने के विधियों में से रिक्त स्थान एक विधि है। तो ध्यान देंगे, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने के विधियों में से रिक्त स्थान एक विधि है। तो आप ध्यान देंगे आवृत्ति वितरण में जैसे ही रेखाचित्र की बात होगी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा 30 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे क्लियर है। चले आज की सेशन में बहुत ही दमदार तरीके से आप लोगों भाई सेशन को चलाइए बेहतर तरीके से, और उम्मीद है आपका यह जो रेगुलर क्लास आपके जो टेट के सीडीपी का क्लास चल रहा है, इस क्लास की ओर जैसे ही आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो इस आगे की क्लास की ओर बेहतर तरीके से हम लोग और भी टेट के प्रैक्टिस आंसर को लेकर उपस्थित होंगे। तो सही समय, निर्धारित समय को सुबह 8 बजे सीडीपी के इस सेगमेंट के साथ सभी लोग दमदार तरीके से जुड़े। आपका स्नेह, आपका प्यार ही आगे की ओर लेकर चलेगा और संस्थान आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। बेटे आपका ऑनलाइन क्लास और आपका ऑनलाइन ये दोनों बैचेस टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी के लिए निर्धारित समय पर चलाए जा रहे हैं। ऑफलाइन भी जुड़ना हो ऑफलाइन जुड़िए, ऑनलाइन जुड़ना हो ऑनलाइन जुड़िए और दमदार तरीके से जुड़िए ताकि 2026 आपसे दूर ना हो। और मैं यही कामना करता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्क्रीनिंग करना